नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर बहस चल रही थी और अब आज भी ये बहस जारी रही। हालांकि आज सुनवाई पूरी हो गई है और इस पूरी सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में लगातार ये सुनवाई चल रही थी। ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव में किस तरह से दिया जाएगा, क्या सरकार के द्वारा जो ओबीसी को लेकर जो सूची जारी की गई थी उस पर लगातार विवाद चल रहा था और इसी की वजह से एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई। उस पर लगातार सुनवाई हो रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई हालांकि अब पूरी हो गई है और अब 27 दिसंबर को इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। और उससे पहले गर्मा गर्म बहस जो है वो आज हाईकोर्ट में देखने को मिली, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से और सरकारी वकील की तरफ से अलग अलग तथ्य जो है वो रखे गए हैं। तमाम अपने अपने दावे जो है वो किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि कोर्ट जो है वो सरकार के जो तमाम दावे हैं उनसे सहमत नहीं नज़र आ रहा है। यानी कि इस पूरे मामले में जो फैसला है वो 27 दिसंबर को क्या आएगा, ये संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया पर तमाम एक्सपर्ट्स की क्या राय है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की क्या राय है, वो सब आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है, वो जो बयान सामने आया है वो सुनते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला दिया था, जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी, उस ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला था उस पे स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया और बगैर किसी ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी की जनगणना जो है ओबीसी की जो है कि उन्होंने एक रैपिड सर्वे करा करके ओबीसी की जनसंख्या का निर्धारण कर लिया। और न्यायालय ने इस पे डेटा भी मांगा कि अगर आपके पास कोई डेटा है तो कोई डेटा भी वो नहीं दे पाए और अब न्यायालय ने अपना निर्णय जो है सुरक्षित कर लिया। 27 दिसंबर दिन मंगलवार को निर्णय आएगा, उसके बाद सबको ये सबके सामने आ जाएगा कि न्यायालय का क्या निर्णय है। फिलहाल चुनाव पर रोक अभी 27 दिसंबर तक जारी रहे। आप किसी भी पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन जो डिसाइड करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक आयोग, डेडिकेटेड कमीशन बनाना होगा और उसी के आधार पे हम रिजर्वेशन डिसाइड कर सकते हैं। इस पर सरकारी वकील ने बोला कि जो डेडिकेटेड कमीशन से ये रिजर्वेशन डिसाइड नहीं हुआ, जो 2017 में रैपिड सर्वे हुआ था उसके आधार पर सर्वे हुआ। तो जज साहब ने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो रैपिड सर्वे वो स्पेसिफिक है। तो इस पर सरकारी वकील ने बोला कि जो सर्वे किया गया था वो घर घर जाकर किया गया था और प्रत्येक व्यक्ति की गणना की गई थी। इस पर माननीय न्यायाधीश ने बोला कि जो आपने सर्वे किया था उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं, उसमें तो क्रीमी ओबीसी भी आते हैं जिनको पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। सरकारी वकील बार बार ये कह रहे थे 2017 अप्रैल में जो उन्होंने रैपिड सर्वे की रिपोर्ट फाइल की थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसी के आधार पे हमने आरक्षण दे दिया है। मगर जज साहब बार बार कह रहे थे कि आपने रैपिड सर्वे की रिपोर्ट तो दे दी है, मगर जो डेडिकेटेड आयोग बनाना था जो कि 2010 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो आयोग कहां है? उस आयोग के बिना आप जो है हेड काउंटिंग तो कर सकते हैं, आप ये तो पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितना पिछड़ी जाति का व्यक्ति रह रहा है, मगर इस पिछड़ी जाति के व्यक्तियों में राजनीतिक रूप से कौन ज्यादा पिछड़ा है इसका आकलन कैसे करेंगे? तो आपने सुना कि किस तरह से तो जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, जो वकील हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। लेकिन इस पूरी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय करा देते हैं। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नवेश शिकोह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मनीषा अहलावत जी प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करता हूं आलोक जी, कि आखिर किस तरह से बिना किसी सर्वे के आपने पॉलिटिकल बैकवर्ड किस तरह से जान लिया और ये सूची जो है वो जारी कर दी गई और इसको लेकर कोर्ट में भी कहीं ना कहीं लताड़ जो है वो लगाई गई। आलोक जी, देखिए, हमने जो किया है, जो परंपरागत तौर पर उत्तर प्रदेश में होता रहा है वही किया है। हमने कोर्ट के सामने बताया कि 2017 में जो रैपिड सर्वे हुआ था उसके आधार पे हमने आरक्षण निर्धारित किया है, और भी जो सवाल हैं कोर्ट के वो हमने जो भी हमने किया है वो सबके सामने रख दिया है, कोर्ट के सामने रख दिया है। अब कोर्ट जो फैसला करेगा, सरकार निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ेगी। जो कुछ होता रहा है, हमें कुछ छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम ना किसी के साथ जा रहे हैं ना किसी के विरोध में जा रहे हैं। नहीं सर, आलोक जी आरोप ये लग रहे हैं कि देखिए जल्दबाजी में जानबूझकर, आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि जल्दबाजी में जानबूझकर इस तरह की
गड़बड़ियां जो है वो करी गई ताकि जो चुनाव है वो उसको टाला जा सके, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष को कुछ ना कुछ कहना है, हम राम कहेंगे वो श्याम कहेंगे, कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही कहना है। लेकिन जो मनसा वाचा कर्मणा जो सही था और जो प्रशासनिक मशीनरी ने जो किया वो वही कुछ किया जो इससे पहले भी होता रहा है। हमने किसी के ऊपर दबाव वाला कोई काम नहीं हुआ है, हमने अपनी बात रखी है। हमने आरक्षण की प्रक्रिया, ओबीसी आरक्षण की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती रही है वही अपनाया है। 2017 का जो सर्वेक्षण हुआ, जब कोर्ट ने पूछा तो हमने वही बात रखी कि 2017 का रैपिड सर्वेक्षण हुआ है ओबीसी का, उसके आधार पर हमने आरक्षण निर्धारित किया। प्रशासनिक मशीनरी ने जो बात रखी है हमारे सामने उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ी हैं। तो अब जो फैसला होगा कोर्ट अगर उसे सही मानेगा तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने में भी कोई गुरेज नहीं है। अगर कोर्ट कुछ और कहता है तो पीछे हटने में भी कोई गुरेज नहीं है। ठीक है फखरुल हसन जी, देखिए इस जिस तरह से आपने देखा कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी की, इसके अलावा सरकारी वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया, तो लगातार जिस तरह के आरोप जो है वो लगते रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि जो भाजपा कहेगी हम उसका उल्टा कहेंगे, तो जब आप राम कहेंगे तो हम सीताराम ही कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र, जब आपने कहा कि आपने 2017 में अगर कुछ गलती की थी और कोर्ट आंख बंद कर ले कि आपने जो पहले गलत किया था वो भी आगे गलत चलता रहे, तो ये देश संविधान से चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बने हुए संविधान से देश नहीं चलता है, ना प्रदेश चलेगा। गलत और सही का फैसला, अरे भाई गलत और सही का फैसला अगर आप यहीं बैठ के करने लगे तो वो उचित नहीं होगा। कोर्ट के सामने हमने वो बातें रखी हैं जो हमारी मशीनरी ने किया है। अभी आप गलत और सही पे कहां पहुंच जाते हैं हुजूर? आपकी बात हो गई तो हम अपनी बात कहे। नहीं, बिल्कुल बात अपनी कहें, लेकिन जज मत बन जाइए। मेरा नहीं, तो आप जज क्यों बन रहे हैं? अरे आप जज क्यों बन रहे हैं साहब? सरकार, मैं तथ्य रख रहा हूं। नहीं, अरे भाई सरकार, आप लोगों की दिक्कत पता है क्या है? आलोक जी, आपकी दिक्कत पता है क्या है? आपकी दिक्कत पता है क्या है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की दिक्कत ये है कि वो जो कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उसके अधिकार क्षेत्र पे अधिक्रमण करना चाहता है। हमेशा आप यही चाहते हो, आप बुलडोजर लेके निकल जाते हो, कहते हो ये हमारा अधिकार है ना। आज अगर कोर्ट ने कुछ कहा है तो आप उस पर भी टीका टिप्पणी करेंगे। आपको सुनिए आलोक जी, बोलने में मैं आपको, आलोक जी आपने अपनी बात रखी, तो बोलने में आपको भी नहीं दूंगा। फखरुल जी, आप जान लीजिए, फखरुल जी से निकला वो मैं बोलने आपको भी नहीं दूंगा। ठीक है अगर आप इसी तरीके बोलेंगे। नहीं फखरुल जी, आलोक जी आपने अपनी बात रखी ना, आप अब इनकी बात होने दीजिए ना पूरी। आप सर बीच में मत बोलिएगा प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के उत्तर प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। आज इनकी भाषा बदल गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये चुनाव आगे बढ़ जाए 4 महीने 6 महीने। तो जिस तरफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी उसमें फैसला सुरक्षित हो गया है। हम समझते माननीय हाईकोर्ट जो न्याय संगत होगा वो फैसला सुनाएगा। हम ना जज हैं और ना भारतीय जनता पार्टी। इससे फायदा क्या होगा अगर मान लीजिए कि चुनाव की तारीख जो है वो आगे बढ़ जाती है, उससे क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सारी हवा निकल गई है। जब उपचुनाव हुए, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कह रही थी अब कोई किसी का गढ़ नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और जब परिणाम आया तो 2,88,000 वोटों से ये मैनपुरी का चुनाव हारे थे। खतौली की सीट जो भारतीय जनता पार्टी की थी वो हमने समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली। भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है, निराश है, हैरान है, परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को नहीं कराना चाहती है। हम तो चुनाव के लिए आज तैयार हैं, आज घोषित हो जाए हम कल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उस हार को आप 6 महीने टाल लो, 8 महीने टाल लो या साल भर टाल लो, लेकिन जीत आपको हासिल होने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जनता आज बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है, वो आपको जवाब देना चाहती है। ठीक है, आसिफ रिजवी साहब, कहा यह जा रहा है कि देखिए कि चूंकि उपचुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है झटका लगा है, क्योंकि बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और इस वजह से चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो आरक्षण के तहत चुनाव कराया वो उस समय भी गलत था, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम था और सरकार के दबाव में कोई याचिका लेकर माननीय उच्च न्यायालय जा नहीं पाया, तो पिछली बार इनकी किसी भी गलती को टोका नहीं गया
और उम्मीद ये थी कि जब कोई आदमी गलती करता है, मान ली हम गलती करें, भारतीय जनता पार्टी की कोई आदमी गलती करे तो उस गलती को वो कुछ समय बाद ठीक कर लेता है। उनके पास पूरे 5 साल थे उस कमी को ठीक करने के लिए, लेकिन इन्हें ठीक नहीं करे तो मजबूर होकर याचिकाकर्ताओं को अब माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ा और वहां ये याचिका हुई। और मुझे ये बात भारतीय जनता पार्टी की पॉजिटिव लग रही है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मुझसे कोई गलती होगी तो मैं उसको ठीक कर लूंगा। लेकिन इस चुनाव से भागने के सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने कहा साहब हम 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये 4 स्मार्ट सिटी का नाम बता दें मुझे जो सिटी स्मार्ट हो गई। 100 की बात करें, 4 का ही बता दें। मैं पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। फिर इन्होंने कहा साहब हम पूरी गंगा साफ कर देंगे। ये 4 किलोमीटर गंगा बताते जहां इन्होंने साफ कराओ। और सबसे बड़ी बात ये, अब आज क्योंकि ये जवाबों से भागते हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री बाहर गए हुए हैं विदेशों में, कई IAS कई PCS विदेशों में हैं। ये कांग्रेस पार्टी को लगातार कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा रोको क्योंकि कोविड फैल रहा। ये पता है उन लोग वहां से लौट के आके इन्होंने उनको क्वारंटाइन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ और गलत मुद्दे पर डिस्कस करना चाहती है, इसलिए मुद्दों से भाग रही है। और चुनाव आएगा तो मुद्दों पर से बात करी जाएगी। ये बता नहीं पाएगी कि स्मार्ट सिटी कहाँ है। भाई 100 की बात कर रहे हैं, 4 बता दें कि ये सिटी स्मार्ट हो गए, यहाँ आपको समस्या नहीं है। अभी बरसात में आपने देखा है कहाँ क्या समस्या थी। ठीक है मनीषा जी, देखिए आप चूंकि ये पूरा निकाय चुनाव जो है वो होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 27 दिसंबर को क्या होगा ये कोई नहीं जानता, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का जो इंतज़ार है वो बढ़ गया है। 27 दिसंबर को क्या फैसला आएगा। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं वो इस तरह के नहीं मिल रहे हैं कि चुनाव होगा, लेकिन कोर्ट का फैसला है, क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरकार जो है वो ये जो निकाय चुनाव है इसको एक्सटेंड करवाना चाहती है। क्या आप भी इस पर सहमत हैं? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि 2 बातें बहुत साफ हैं जी। एक तो ये उपचुनाव में चाहे वो मैनपुरी हो या खतौली हो, ये भाजपा की करारी हार हुई है। और कई बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने दावे करे थे कि हम जीतेंगे। खतौली में तो ये भी कह रहे थे कि उनकी नैतिक हार होगी। अगर 16,000 से पिछली बार जीते थे तो 16,000 से ज्यादा के अंतर से जीतेंगे, नहीं तो उनकी नैतिक हार होगी। और आप समझिए 16,000 प्लस 23 करीब 40,000 से इनकी नैतिक हार वहां हुई है। तो बड़ी बुरी हालत में इस वक्त भाजपा है। कई वार्ड में तो इनका टिकट लेवा कोई नहीं है, टिकट की दावेदारी कोई नहीं कर रहा क्योंकि इन्हें पता है वहां हारेंगे। तो बहुत खराब स्थिति में है। तो जाहिर है इनको काफी फायदा होगा अगर ये चुनाव आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि थोड़ा और तैयारी का समय मिल जाएगा, कुछ करेंगे, कुछ स्कीम लगाएंगे। एक तो ये है। और दूसरा ये जो न्यायालय में भी ये अच्छे से कोई सरकारी वकील कुछ दलीलें नहीं दे रहे, डेटा प्रस्तुत नहीं कर रहे, तो वो तारीख आगे बढ़ती जाएगी। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि भाजपा चाह नहीं रही कि ये हो चुनाव। ठीक है नवेद जी, मैं सब आपके पास आता हूँ। आपने जो तमाम प्रवक्ता हैं उनको सुना, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उस पर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। नवेद जी, अगर देखा जाए कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा और क्या, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जो भी था हमने कोर्ट में दे दिया है, उसके बाद फैसला कोर्ट सुनाएगा। लेकिन सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है क्या उस पर उसको अमल में लाया गया कि नहीं लाया गया। रैपिड सर्वे कहा गया कि रैपिड सर्वे नहीं कराया और मानकों का पालन नहीं किया गया, आयोग नहीं बनाया। ये तमाम जो बातें हैं उसको लेकर ये बहस जो है वो लगातार जारी है और इसी वजह से जो है कोर्ट में मामला गया है। तो कहीं ना कहीं फैसला क्या होगा इस पर जो है वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस अपनाया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। नवेद जी, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव समय से होना चाहिए है और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात, एक तो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो याचिका है वो एक्सेप्ट हुई, उसको गंभीरता से कोर्ट ने लिया और कहीं ना कहीं उसमें तथ्य थे, उसके अंदर कोई मजबूती थी। नहीं तो देश के सारे काम किसी याचिका के जरिए खत्म हो सकते हैं, रोके जा सकते हैं। उसके अंदर जब गंभीरता होती है तब उसको आगे कोर्ट उसको फॉलो करता है और उसको कहीं ना कहीं संज्ञान में लेता है। एक चीज, दोनों पक्ष और विपक्ष लगातार, पहले तो सत्ता
रूट पार्टी लगातार ये कह रही थी कि विपक्ष की तैयारी नहीं है, इसलिए उन्होंने याचिका डलवा ली। ये मुझे बड़ी बचकानी बात लगी, क्योंकि कोई याचिका किसी काम को नहीं रोक सकती अगर वो बेबुनियाद हो। कोर्ट में जब जाती है, जब कोई मजबूती उसमें होती है, उसमें कोई तथ्य होते हैं, उसकी शिकायत में दम होता है, तब वो आगे बढ़ती है, नहीं तो वहीं वो खारिज हो जाती है। कोई महत्वपूर्ण चुनाव जैसा महत्वपूर्ण काम जो है किसी एक फर्जी याचिका से नहीं रुक सकता, एक चीज। दूसरी बात फिर ये माहौल पैदा हुआ कि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि साहब सत्ता रूढ़ पार्टी जो है वो अभी चुनाव की तैयारी में नहीं है, या उनके पास बजट है, वो कुछ योजनाओं को सामने लाना चाहती है, अपना माहौल पैदा करना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये करवा लिया। ये दोनों बातें हमें बचकानी लगी। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है, इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि सरकार की किरकिरी होगी और हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ये जो पुरानी बात कही जा रही है कि पुराने फॉर्मेट पे परिसीमन बदलता रहता है, जनसंख्या बदलती रहती है, तो हम एक डाटा को कैसे लगातार ढोते रहेंगे? एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, और इसके अंदर अगर सरकार के शासन प्रशासन उसकी कमांड में है और अच्छा काम कर रहा है, या उनका कहीं ना कहीं नाकाम है, तो शासन प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी चूक कैसे प्रशासन की तरफ से हो सकती है कि वो एक पुराने फॉर्मेट को लागू कर देते हैं और उसमें एरर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं खामियां अगर नहीं होती तो उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता, उसमें कहीं जो भी शिकायत है, जो भी याचिका है, उसके अंदर गंभीरता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मुझे बात इस वक्त पॉलिटिकल ये लग रही है कि ये आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण के बारे में कहा जा रहा है कि आरक्षण का जो डाटा है, जो परिसीमन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उस तरह से लिस्ट नहीं बनाई गई है, और ये बड़ी चूक है जिसको कोर्ट ने भी फिलहाल एक्सेप्ट किया है और उस पर को गंभीरता से लिया, लगातार डेट उसको मिल रही है। अब ये बताइए कि आरक्षण सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, और उसके लिए सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, उसके लिए वो आत्मा है आरक्षण का कोई भी मुद्दा। लेकिन समाजवादी पार्टी की अपरिपक्वता पर मुझे हंसी आ रही है कि जिसमें आरक्षण के मामले में सरकार का एरर नजर आ रहा है, सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का, प्रशासन की एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार एक्सपोज हो रही है। लेकिन इस गंभीरता को और आरक्षण के इस गंभीर मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है विपक्ष। वो ये कह रहा है कि उनकी तैयारी नहीं थी इसलिए उसको रोकवा दिया। ये उस कमी को, उस खामी को जिसको लेकर एक हल्ला मचाकर एक हमलावर हो सकती है समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल कि ये सरकार आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। उसने किस तरह से रेडीमेड एक पुराने फॉर्मेट को लेकर लगातार, नहीं सर, बयान तो लगातार आ रहा है। देखिए, अखिलेश यादव का भी बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, किस तरह से विरोध करें आप नहीं, देखिए लगातार बयानबाजी तो हो रही है ना। अखिलेश यादव का भी बयान आया, आपने सुना कि देखिए संविधान खत्म कर देगी अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो, बड़ा गंभीर है ना। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान आया कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव के बाद, जैसा कि फखरुल जी ने भी कहा कि उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण, ये विपक्षी दल ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से चुनाव से पहले उठाया था। जातिगत जो एक उसकी आरक्षण की उसकी बात हुई थी, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ये सर्वे है वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ विषय वही है। और आरक्षण का मामला उस शिद्दत से, इस बात के बजाय कि साहब वो उन्होंने टालने की खुद कोशिश कर दी, इस बात को शिद्दत से नहीं उठा पा रहे हैं कि पिछड़ों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा इस बात पे कहता हूं कि जो आपने कहा विपक्ष इस बात को उठाना, मुझे लगता है, मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं, हम जातिगत राजनीति, धर्म की राजनीति से परे हैं, हम हटे हैं। तो इसलिए हम उस मुद्दे को ना उठाना चाहते हैं, ना हमारे लिए वो मुद्दा है। हम तो भारत जोड़ो यात्रा में बताए रहे हैं, देश का प्रत्येक व्यक्ति वो एक देश का नागरिक है, और हर नागरिक को देश के ऊपर उतना ही हक है जितना दूसरे नागरिक को है। और यही लड़ाई है हमारी, यही सोच है भारतीय जनता पार्टी में हमारे। नावेद जी देखिए, ये बात आपकी सही है कि इस समय जब हम बात कर रहे थे तो ये मुद्दा हमसे छूट गया था, लेकिन जब मैं दूसरी डिबेट में जा रहा था तब मैंने इस बात को जरूर उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, चाहे चुनाव का मामला रहा हो, और हमारे साथ एक जो दूसरी पार्टी है, सुभाषपा के महासचिव भी बैठे थे, मैंने उनसे भी ये बात कही थी कि आप तो समाजवादी पार्टी पे हमलावर हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं दे रही है, इस चुनावी प्रक्रिया में आरक्षण को खा रही है, अपने तरीके से घोलमेल कर रही है, लेकिन आप चुप हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इस मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं, हम लगातार इस आरक्षण की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को समाप्त कर देना चाहती है, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का जितना आरक्षण है उसको समाप्त करना चाहती है। लेकिन देखिए ना, कुछ गलत प्रोसेस हुई फखरुल जी, और गलत प्रोसेस हुई, उसके खिलाफ कोर्ट में गया मामला, उसके बाद कहीं ना कहीं अब मामले की सुनवाई तो हो रही, तो संविधान कहां से खत्म हो गया? गलत कह रहे हैं, गलत प्रोसेस एक बार हुई
और उसको उनके सरकार के पास 5 साल थे उसको ठीक करने के लिए। सरकार ने 5 साल तक उसको ठीक नहीं किया, फिर वो गलत कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ बदलता है, और परिसीमन बदला, जनसंख्या बदली, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। आलोक जी 5 साल का वक्त था और वो जो गलती 2017 में की गई थी उसको दोबारा फिर से दोहराया गया। मित्रा 27 तारीख तो है नहीं, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे बैठ गए जैसे जज वही हैं, फैसला वही सुना रहे हैं। अरे साहब 27 तारीख आ जाने दीजिए, 27 दिसंबर आ जाने दीजिए, हमने गलत किया सही किया फैसला कोर्ट में होगा ना। आप अपनी अपनी चेयर में बैठ करके अगर फैसला सुना देंगे तो ये ठीक बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। भाई जो परंपरा उत्तर प्रदेश में निभाई जाती रही है उस परंपरा को हमने फॉलो किया। आज कुछ साथी आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब परंपरागत जड़ से अगर लगातार सरकारों ने कुछ गलत किया है तो आप उस गलत को आगे बढ़ाइए। आप तुष्टिकरण को भी लागू कर दो। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आप तो आप तुष्टिकरण करोगे? अरे अब आप सुनेंगे कि मैं टोकता रहूं आपको? मैं टोक थोड़ा रहा हूं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये लगातार चलता चला आ रहा है, लगातार तो बहुत चीजें आ रही थी, कमिश्नर नहीं थी, तो आपने कमिश्नरी लागू करी है नहीं करी? अरे आप सुनिए, समय के साथ बदलेंगे ना, आप अपनी गलती को ठीक करेंगे और हर समाज समय के साथ बदलता है। अपनी बात करूं, ठीक है, बोलिए आलोक जी। अगर आप इनको शांत कराएं जी तो मैं शांत हो गया, भाई डरना पड़ेगा, ना मुकदमा लिखवा दोगे भारतीय जनता पार्टी का? नहीं आसिफ जी मुझे लगता है अरे समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती मुकदमा लिखवा के परेशान कर दिया। अरे सुन लीजिए साहब, बहुत सारे लोगों का जवाब अरे सुनना पड़ेगा भैया, वरना मुकदमा लिखवा दोगे, हम तो कह रहे हैं इस बात को। जी बोलिए आलोक जी। जवाब ले लीजिए, बीच बीच में टोकेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा ना। अपनी बात तो आप कह बता दिए 4 सिटी के नाम जो आपने स्मार्ट कर दिए हो। अब शांत रहिए साहब, 4 सिटी के नाम बता दिए ना स्मार्ट किए हो। तारीख 27 दिसंबर आने दीजिए। अरे 4 सिटी के नाम बता दिए जो आपने स्मार्ट किए हो भैया। इस तरह से बहस करेंगे तो वही तरीका मुझे भी आता है। 27 दिसंबर आने दीजिए, पहली बात 27 दिसंबर आने दीजिए, कोर्ट फैसला करेगा। डिबेट बंद कर देंगे, सही थे, ये जजमेंट के दिन फिर हम आपके साथ बैठेंगे, तब पता चलेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी सही समय पे इलेक्शन हो, सही तरीके से चुनाव हो, परंपरागत तौर पर जो उत्तर प्रदेश में होता रहा है, जो कानून सम्मत है, उसके आधार पर चुनाव हो। डेट हम आगे बढ़े, प्रोसेस में आगे बढ़े, कुछ साथी कोर्ट में चले गए, कोर्ट में हमने जवाब दे दिया, पहली बात। तीसरी बात, कुछ साथी कह रहे हैं हम डर गए। अरे साहब किस बात से डर गए? अरे आपका इलाका था साहब, मैनपुरी में आपने इतने आंसू बहाए, अखिलेश यादव जी कहीं नहीं गए, कम से कम इलाका तो माना आपने, रामपुर में आपकी हालत क्या हुई? हम तो आपके क्षेत्र में घुस करके आ रहे थे। इससे पहले का कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, 2014 में हम जीते, 2017 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, आप हारे, 19 में आपने बसपा के साथ गठबंधन किया, हमारी बात नहीं। आलोक जी आप तो कहते थे अब कहीं किसी का कोई गढ़ नहीं है, बिल्कुल सही है ना। अभी आप कह रहे हैं कि वो आपका इलाका था, पहले तो आप कहते थे कि आप किसी का कोई गढ़ नहीं है। अरे अगर आप आंसू बहाएंगे और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उठ करके उसी एक छोटे से एरिया में चली जाएगी, बधाई है आपको, ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है आलोक जी मत लीजिए कि हम आपसे डर गए हैं। अरे जनता के साथ जो खड़ा है, जनता उसके साथ खड़ी है। जवाब दे देते हैं। ठीक है आलोक जी जवाब दे दूंगा। ठीक है आलोक जी जवाब ले लेते हैं। फकरुल जी सेकंड में मैं इनको आपने कहा कि हम तो आंसू बहा रहे थे। अरे आप जब अभी उपचुनाव हुआ था गोरखपुर में, फूलपुर में, जब आप 2017 में सरकार बना के गए थे, वो किसका गढ़ थे? कैसे हारे थे आप? आपने कहा था कि ये कोई किसी का गढ़ नहीं है, हमने नहीं कहा था। हम तो कहते हैं कि वो नेताजी का गढ़ था, वहां समाजवादी विचारधारा को ही लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये तो आप कह रहे थे, तो समाजवादी विचारधारा को वहां की जनता ने आगे बढ़ाया और आपके जो घमंड था उसको तोड़ने का काम मैनपुरी की जनता ने, खतौले की जनता ने किया है। और रामपुर के आप चुनाव की जब बात करते हो तो रामपुर का चुनाव मित्र आप कैसे जीते हैं ये आप खुद जानते होंगे। ये आजमगढ़ की बात भी करते हैं, मैंने आजमगढ़ की भी कर लीजिए, हम तो गोरखपुर की भी फिर बात करते हैं, हम फूलपुर की भी बात करते हैं, और आने वाले 2024 की भी हम बात कर लेंगे, 2024 की भी बात करेंगे। अभी आजमगढ़ तो 2024 में फिर जीत लेंगे, बहुत इत्मीनान से जीत लेंगे आजमगढ़। जी आसिफ जी, हसीन ख्वाब देखना है, देखिए ना साहब, किसने वो ख्वाब टूट गया मैनपुरी में। आदरणीय मित्र, मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि हम चाहते थे कि समय पर चुनाव हो। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो नगर निगम के चुनाव थे वहां लोगों की कैजुअलिटी हुई और कहीं पर भी बाई इलेक्शन नहीं हुआ।
जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा सबसे बहुत अच्छी सीट है लखनऊ की चौक सीट, वहां पर भी जो वहां के पार्षद थे उनको मरे हुए, उनकी डेथ हुए हुए, स्वर्गवास हुए हुए 2 साल हो गए। आपने लखनऊ में कम से कम 10 सीटों पर बाई इलेक्शन नहीं कराया, और उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पे आपने नगर निगम में बाई इलेक्शन नहीं कराया। तो आप ये कैसे कह रहे हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं चैनल के ऊपर बैठ के कि हम समय पे चुनाव करना चाहते थे? आपने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बाई इलेक्शन कराया हो तो बताइए। सारी सीटें 2-2, 3 साल तक खाली पड़ी रही नगर निगम में। ठीक है, और आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका आप जवाब दे नहीं पाए। आप बता रहे हो 100 स्मार्ट सिटी बनाई गई, आपने पहली सरकार में कहा था 4 स्मार्ट सिटी के नाम बता दिए। ठीक है, जवाब लेते हैं आलोक जी। अरे साहब कुछ गलत किया है तो आप भी उसके लिए भी कोर्ट चले जाइए ना साहब। मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, परंपरा मतलब आप मान रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे? लोकतंत्र में आपको भरोसा उठ गया है भाई? किसने आपको चैनल के ऊपर बैठ के बात कर रहे हो? छुपाने के लिए कुछ है नहीं हमारे तो पास। जो प्रशासनिक मशीनरी जिस हिसाब से चलती है, सिस्टम जिस हिसाब से चलना चाहिए, योगी जी के समय में कोई शासन किसी के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर दबाव नहीं डालता। आज हालात ये हैं, अरे भैया जहां बोलने पे मुकदमा लिख दिया जाता है कि लोग बेचारे प्रवक्ता चैनलों पे बोलने पे डर रहे हैं, वरना मुकदमा लिख के दिया गया, ढोलकी बजा दोगे मेरे भाई, बिल्डोजर लेके पहुंच जाओगे। पार्टी और बसपा और का आप समय ये बात नहीं कह रहे हो, है। आपने तो चैनल पे बैठ के ये जवाब देके बता दिया कि आपको लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं रह गया है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं तो आप कह रहे हैं न्यायालय चले जाते। ये तो उत्तर प्रदेश के लोग और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हमको लोकतंत्र में भरोसा है कि नहीं। क्या भरोसा है? आपकी किसी ने खुलेआम कहा था कि मेरे बेटे आपके हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। मेरे बेटे की फुटेज आ जाएगी कि वो वहां पे मौजूद था, 2022 में तो मैं इस्तीफा भी दूंगा। आज तक आप ऐसे अपराधी मुझे अपनी सरकार में मंत्री बना गए थे ना। आप आज भी टेली को जिसका बेटा खुलेआम किसानों को कुचल के मारने वाला है, हत्यारों के बेटे को, हत्यारों के बेटे को आप केंद्र गृह मंत्री बनाए हुए, और आपकी सरकार ने दबाव में आकर पैरवी नहीं करी और केंद्रीय की फेल हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इसका मतलब आपको लोकतंत्र कहीं भरोसा है नहीं। 2022 के वो मामला कोर्ट में है ना आसिफ जी, अगर तो इनके गलत चीजों से पैरवी, इनकी गलत पैरवी से फेल हुई ना। मामला कोर्ट में है, सेंगर की पैरवी करते रहे और उसके बाद माने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सेंगर के ऊपर कार्रवाई हुई। आज भी जो है उस परिवार की मदद कर रहे हैं। टेनी आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। आप सोचिए जिसका पिता खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, उसके खिलाफ प्रशासन के लोग क्या कर पाएगा? बार बार उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। तो आप सरकार से कोई काम कराने के लिए जनता को न्यायालय जाना पड़ेगा। सरकार का कोई काम नहीं है क्या? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब आप चुनाव जीत गए हो तो इतना अहंकार हो गया रावण की तरह कि हम नहीं करेंगे, जाओ न्यायालय जाओ। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हम चुनाव जीत गए, हमने चुनाव जीता है, ये कहना चाहता हूं। अरे फिर से सुन लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बोलिए आलोक जी। ये कहना चाहते हैं हुजूर आली कि जो सिस्टम में जो जिस तरीके की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। कुछ चीजें आपके कहने से तो तय नहीं होगा। प्रशासनिक मशीनरी कुछ कामों के लिए है, कुछ सत्ता शासन किसी काम के लिए है, किसी काम के लिए अदालत है और किसी काम के लिए मीडिया है। तो सरकार से सर शिकायत अगर इसी बात को लेकर होगी आसिफ जी, बाई इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, न्यायालय की है। आपने पूरे 5 साल तक बाई इलेक्शन नहीं कराया, जवाब दीजिए ना। फिर टोक देते हैं साहब। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ भैया, बाई इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायालय की है, सरकार की है। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग गलती करते हो और मानते नहीं हो कि हमने गलती करी है। जब आप अपनी गलती मानोगे नहीं तो सुधारोगे नहीं। आप क्या कर रहे हैं साहब? हम तो इलेक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे थे। हम तो आपके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे लिख रहे हो और कांग्रेसियों को जेल भेज रहे हो। और जो लोकतंत्र की व्यवस्था है हम उसको पूरा कर रहे हैं। किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है। और 27 तारीख तक रुक जाइए, फैसला हो जाने दीजिए। तो बाई इलेक्शन भैया, तो बाई इलेक्शन में पूछ रहा हूँ। अरे बाई इलेक्शन पे पूछ रहा हूँ, बाई इलेक्शन पिटीशन नहीं है। मैं बाई इलेक्शन पे पूछ रहा हूँ आपने 5 साल में बाई इलेक्शन क्यों नहीं कराया? अरे जहाँ उपचुनाव में आपने क्यों नहीं कराया? उस पे आइए, फिर पीछे आएंगे, फिर कहीं और पीछे आएंगे। अरे बाई इलेक्शन आपको कराना चाहिए, आप जवाब भी नहीं दे रहे। एक डिसाइडेड पैराग्राफ है, उस क्या पर रहिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। डिसाइडेड पैराग्राफ ये है कि बाई इलेक्शन कराएंगे। कुछ कहेगा। आपने 5 साल में बाई इलेक्शन क्यों नहीं कराया? केवल इसका जवाब दे दिए मुझे। अगर आपकी सरकार गंभीर थी और आपको लोकतंत्र पे भरोसा था, बताइए नगर निगम में बाई इलेक्शन क्यों नहीं कराया आपने? आलोक जी, लोकतंत्र को लेकर देखिए अखिलेश जी भी सवाल उठा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो लोकतंत्र आप घमंड में चूर हैं और आज आपने सुना होगा कि आप खुलेआम कह रहे हैं। आज आपने सुना होगा आसिफ जी, आज आपने सुना अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो लोकतंत्र खत्म कर देगी।
आलोक जी कैसे खत्म कर देगी जरा ये भी बता देते। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन खत्म कर देंगे। रुक जाइए साहब, रुक जाइए। इस तरह के चिल्कों के जवाब में क्या आया? जी बोलिए। अखिलेश यादव जी ने ये तो नहीं बताया ना किस तरीके से उनको लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती और कोई भी सत्ता नहीं चलाता। मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और कई पिलर्स उसके हैं जो लोकतंत्र को मजबूती देते हैं। इसमें कोई भी शासन, कोई भी सत्ता, वो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बसपा भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है, किसी और दल की भी सरकार हो सकती है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर ये बूता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सर देखिए अब निवेश जो है कहा जा रहा है कि तमाम मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो गए हुए थे विदेशों में, वहां से बहुत सारा इन्वेस्ट जो है वो आया है। कहा जा रहा है कि 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्ट आया। तो उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ यहाँ मैनपुरी के लिए भी दे दीजिए। अरे साहब, अब अखिलेश यादव जी ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, मैं क्या कहूँ। आज का अखबार ही किसी में छपा है कि कितना परिवर्तन आया है, कितना निवेश आया है, कितनी तरक्की हुई है उत्तर प्रदेश की। थोड़ा सा पढ़ ले, आज ही का अखबार है। तो मुझे लगता है कि जाने दीजिए, उनका काम है, उनका धर्म ये है। आलोक जी, आलोक जी उनको बताना है उनको कि हमने कुछ गलत किया है। ठीक है आलोक जी, मैं जवाब दे देता हूं। लोगों को बताना, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना है कि हमने क्या बेहतर किया है। 2022 के चुनाव में हमने जनता को बताया कि हमने क्या बेहतर किया है और लोगों को भरोसा हुआ। तब 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। इससे पहले किसी की सरकार क्यों नहीं बनी? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं फकरुल जी से और मनीषा जी से। देखिए उसी जनता ने, उसी लोकतंत्र ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है कि जब आप निरंकुश हो जाइए, जब आप संविधान का पालन नहीं करेंगे, जब आप न्यायालय के पालन नहीं करेंगे आदेशों का, तब हम विपक्षियों को ही अधिकार है लोकतंत्र में कि हम आप जनता की आवाज को उठाएं। और आप कहते हो कि बहुत उत्तर प्रदेश में निवेश आया, वही तो निवेश आ रहा है जिन यूनिवर्सिटीज में छात्र नहीं है वो उनसे आप करोड़ों रुपए के जो है MOU जो है साइन करा रहे हैं। वही निवेश की बात कर रहे हैं ना आप उत्तर प्रदेश में। आपने पूछा लोकतंत्र कैसे समाप्त हो जाएगा? जब आप शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं देंगे और आप कहें उसके बाद शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएगी और एक मंत्री वो गरीब कोटे से अपने भाई को नियुक्ति करा देगा, इस तरीके आरक्षण समाप्त होगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप लोकतंत्र समाप्त करेंगे। आपने निकाय चुनाव में क्या किया है? ये वही रास्ता तो है जो लोकतंत्र को समाप्त करता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि लोकतंत्र कैसे समाप्त हो रहा है, इसलिए हम आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे बार बार पूछ रहे थे कि आपने बाई इलेक्शन क्यों नहीं कराया नगर निगम में। तो लखनऊ में ही बहुत सी सीटें हैं, राजा बाजार है, चौक है, जहां पे चुनाव होने चाहिए थे। ऐशबाग की भी एक सीट है नहीं, लेकिन आपने कहीं चुनाव नहीं कराया। आज आप कह रहे हो कि आप चुनाव कराने को लेकर गंभीर थे, आप चुनाव नहीं कराना चाहते हो। और जिस तरीके से लोकतंत्र में आपने रामपुर में चुनाव कराया है, नहीं सुन तो लीजिए, रामपुर में जिस तरीके से चुनाव हुआ, जिस तरीके से लगातार कंप्लेन गई, जहां वोट थे 1200, कहीं पे 60 वोट पड़े, कहीं पे 90 वोट पड़े। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं आप। और जिस तरीके से कांग्रेस के शासन में आप कहते हो कि इमरजेंसी लगी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है, लोगों को कहने का अधिकार नहीं। जो पत्रकार बोल रहा है उसके खिलाफ आप मुकदमा लिख के उन्हें जेल भेजे दे रहे हो। जो विपक्ष का नेता बोल रहा है उनके खिलाफ आप ED CBI का इस्तेमाल करके उनको जेल भेजे दे रहे हो। आप पूछ रहे हो कि लोकतंत्र कैसे समाप्त होगा? ऐसे ही समाप्त होगा जिस रास्ते पे आप देश को लेके जाना चाह रहे हो। आप काला कानून के किसानों के लिए ले आते हो, कहते हो ये तो अच्छा कानून है, और वही किसान धरने पे बैठे रहते हैं सालों से, और मजबूरी में आप चुनाव को देखते हुए उस कानून को वापस लेते हो। इस तरीके से लोकतंत्र समाप्त होगा। और जब आप झूठ बोलते हो, झूठ का बाजार बनाते हो, आप करोड़ों अरबों रुपया केवल प्रचार के समाप्त खर्च करते हो, तब इस तरीके से लोकतंत्र समाप्त होगा। आप दमन करना चाहते हो, आप लोकतंत्र को दमन तंत्र से चलाना चाहते हो, आप डरा के चलाना चाहते हो, और इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलेगा। यही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही है, शायद आपके समझ में नहीं आई होगी। एक बार फिर से देश के लोकतंत्र को पढ़ने का काम कीजिए, देश के संविधान में विश्वास रखने का काम कीजिए, और न्यायपालिका के जो आदेश जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन आदेशों को सरकारें नहीं मान रही हैं, उन आदेशों का पालन करना सीखिए। इस तरीके से लोकतंत्र बचेगा। ठीक है मनीषा जी। जी, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो सरकार अगर लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी तो उसे इतना न्यायालय में खींचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही उनके खिलाफ इतना विरोध प्रदर्शन। आप ये बताइए कि इस सरकार को बार बार न्यायालय में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हमें अपनी चुनी हुई सरकार से ये हम काम करवा ही नहीं पा रहे, आलोक जी खुद कह रहे हैं, तो चले जाइए ना आप भी न्यायालय।
तो अब सबको न्यायालय ही जाना पड़ेगा। तो यही अरे तो कुछ लोकतंत्र गलत खत्म हुआ हो रहा तब न्यायालय में है। जाइए हमारी ना। चुनी हुई सरकार तो मैं कह हमारे रहा हूं, कुछ अपने गलत तरीके हुआ से तब अरे सेंगर वाले मसले में न्यायालय गए नहीं जो भी गए, काम सेंगर कर वाले रहा है, मसले में न्यायालय गए नहीं गए, इस मसले में न्यायालय आ रहे नहीं आ रहे यानी और कितने न्यायालय सामान दिए गए हैं का आपको। मतलब आप तो बेशर्मी की चादर ओढ़े बैठे हैं और इतने अहंकार में बैठे, इतना अहंकार तो रावण के अंदर नहीं था जितना अहंकार आपके अंदर आ गया। चुनाव लोकतंत्र में चुनाव जीतना जिम्मेदारी नहीं होती है, चुनाव जीतते उसके काम करना जिम्मेदारी होती है। कार्यपालिका भी अपना मैं आलोक जी की एक टिप्पणी पर मुझे आपत्ति है जो इन्होंने कहा कि ठीक है आलोक जी, ठीक है मनीषा जी बोलिए। मनीषा जी, जो आंसू बहाने की इन्होंने बात कही, मैं उस पर आपत्ति जताना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को खोया है, इस देश ने एक नेता को खोया है, तो ये उसका उपहास ना बनाए। और ये आंसू बहाने तो इनके भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संसद तक में रो देते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो यहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ है किसी का और ये इस तरह से उपहास बना रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आलोक जी, क्षमा मांगनी चाहिए। माननीय मुलायम जी के लिए सभी का सम्मान है। मुझे लगता है कि जो मैं कहूं उसका अर्थ उसी अर्थ में लिया जाए जिस अर्थ में कहा जा रहा है। आपने कहा अत्याचार, आपने अपनी बात पूरी कह दी, अपनी बात पूरी कह दी। मैंने क्या कहा, अपनी बातें मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत कीजिए। माननीय मुलायम मुझे तो यही समझ में आया, वो समाजवादी पार्टी हो चाहे नहीं आलोक जी क्लियर कर दीजिए किस मैनपुरी में ही आपने किस उपलक्ष्य में आपने कहा, तो ये गलत कहा। पहली चीज। दूसरी चीज जी, इमोशनल अत्याचार जो आपने किया मैनपुरी में, क्या किया? यहाँ भी हार रहे हैं, वहाँ भी हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में रोते हैं, ये अत्याचार है क्या? जब ये संसद में रो देते हैं, मान्यवर सांसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कभी रो रहे थे तो क्या वो कौन सा अत्याचार था? नहीं, उसको हिंदी में समझा दिए, शायद अंग्रेजी में समझ नहीं पा रहे इमोशनल अत्याचार को। इमोशनल अत्याचार ही तो है। और यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान है। पार्लियामेंट में रो रहे थे, पार्लियामेंट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी रो रहे थे, वो इमोशनल अत्याचार था। से जरा ऑक्सीजन मिल गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भाषण देते हुए रोक दिए थे, वो क्या था? इसी जनता ने आपको कई बात पर रोते हैं भाजपा के नेता, परंपरागत तौर पे जीतते रहे वहाँ थे, किसी को वहाँ हराया है। ठीक है देखिए ठीक है मैं आता हूँ। नवीन जी, कहा यह जो है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं डर गई थी और इसी वजह से चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन आप तैयारी देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कितने भव्य तरीके से एक उसको आयोजित किया जा रहा है फरवरी में। और इसके अलावा आपने देखा कि ये जो फ्री राशन की जो योजना है उसको दोबारा से लाया गया है, उसको फिर से शुरुआत उसकी की गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो फ्री राशन है वो अगले 1 साल तक लोगों को मिलता रहेगा। तो ये तैयारी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, इस बार भी कर रही है। नवेद जी, बिल्कुल ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जितने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ती है, कोई दल इतने अच्छे तरीके से, उनका चुनावी मैनेजमेंट, उनकी मेहनत, उनका ज़मीनी संघर्ष चुनाव लड़ने में मैं समझता हूं उसका कोई सानी नहीं है। ये बात सब लोग स्वीकार करते हैं, विपक्षी भी स्वीकार करते हैं कि भाजपा की चुनावी रणनीति जमीन पर मेहनत नजर आती है और वो सफल भी होती है, ज्यादातर सफल भी होती है। दूसरी बात जो है सबसे अच्छा झूठ बोल लेते हैं, नहीं जो भी है, मतलब वो चुनाव कम से कम जो है बूथ लेवल पे और जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं ये बात सही है, लेकिन ये बात एक थोड़ी सी बात जो आरोप लग रहे हैं, जो कहा जा रहा है, इस बात में कुछ आधार है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो इधर मार्च तक का जो है उसमें कुछ पैसा लैप्स ना हो जाए, कुछ योजनाएं सामने आ जाएं, समिट वाला खूब प्रचार हो जाए, निकाय का बजट पूरा खर्च हो जाए, कुछ जमीन पर कुछ उपलब्धियां नजर आ जाएं। ये हो सकता है, ये लोग कह रहे हैं कि ये भी एक बहाना हो सकता है। और जो दोनों तरफ से एक आरोप लग रहे हैं रुकवाने के हो रहे हैं, हालांकि रुकवाना नहीं, मैं कतई इसको इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अगर रुकवाने का ही एक सिलसिला हो तो पूरे देश का सारा काम रुक जाए। एक हम ये रुकवाना चाहते हैं कि चैनल पे ये डिबेट नहीं चले तो हम याचिका डाल दें, हम ये रुकवाना चाहते हैं कि साहब ये चुनाव ना हो तो हम याचिका डाल दें। याचिका में कुछ दम होता है, लेकिन हाँ जो आरोप लग रहा है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कहीं ना कहीं एक रणनीति हो सकती है कि मार्च से पहले वो कई चीजों को सामने ला के अपनी उपलब्धियों को जमीन पे उतारे। ये बात सही है, लेकिन अभी तक की जो बहस हुई है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 2-3 बातें मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। थोड़ी लाइट बातें हैं। फखरुल भाई ने अभी कहा कि इमरजेंसी चल रही है और मुझे बड़ा ताजुब ये हुआ कि इमरजेंसी में एक जो है मैनपुरी ऐतिहासिक जीत
हासिल कर लेना। तो ऐसी इमरजेंसी तो मैं समझता हूँ विपक्षियों के लिए बहुत अच्छी है। इनके सहयोगी खतौली में जिस तरह जीत जाते हैं, भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी को, ये कौन सी इमरजेंसी है भैया? इमरजेंसी में विपक्षी ऐतिहासिक जीत रहे हैं, और अगर इमरजेंसी है और आप ये कह दोगे तो आप जमीन पे नजर, आप लड़ो, वहां पर आप लड़े, आपने हराया। दूसरा हमारे एक बात मैं रिजवी भाई की भी बात कर लूं, हो सकता है मैं मेरा अज्ञान हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मुझे याद ना हो, नहीं मेरा ज्ञान हो कि पार्षदों का कोई बाई इलेक्शन होता हो सकता है मैं अभी जाके डाटा देखूंगा, कांग्रेस के जमाने में कोई किसी की डेथ हो गई हो तो तुरंत बाई इलेक्शन हो गया हो, सपा, मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। ये इंटरेस्टिंग बात है। तीसरी बात आलोक भाई ने कही, बस 10 सेकंड और लेंगे, कि अखिलेश यादव जी अखबार नहीं पढ़ते हैं, जिन अखबारों में छपता है कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। मुझे लगता है कि जो सरकारी सेवाएं पूर्व मुख्यमंत्री को दी जाती है, कुछ अखबार सरकार की तरफ से लगा दिए जाए और अखिलेश यादव जी से आग्रह किया जाए कि खबर अखबार पढ़ लो। देखिए मैं 10 मिनट में अपनी बात कर दूं। मैंने कहा था कि आघोषित इमरजेंसी है, और वो मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैंने इसलिए कहा था कि आज पत्रकार जब वो मिड डे मील की खबर को लिख देता है तो उसके खिलाफ मुकदमे लिखा दिए जाते हैं। एक अभी अनिल यादव को जेल भेज दिया गया था, किस खबर में भेजा गया था? जब आप पत्रकारों को भेजेंगे, पूर्व अधिकारी जो आपके खिलाफ होंगे उनको भेजेंगे, जब आप विपक्षी नेताओं को भेजेंगे, तो मैं समझता हूं मैंने इमरजेंसी नहीं देखी अपनी जिंदगी में, मैं नहीं पैदा हुआ। आपकी सरकार में आरोप लगा था पत्रकार को पुलिस ने आग लगा दी थी, आग लगा के जान से मार दिया था। आपकी बात नहीं, दोनों तरफ की बात, आपका आरोप ये तो आपने, हम तो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे देश की फिर बात करूंगा। पूरे देश भर में जो पत्रकारों के साथ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ है, जो अधिकारियों के साथ हो रहा है वो किसी से छुपा है, और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बंगाल तक आप ले लीजिए, जो सीबीआई ईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, क्या इतिहास में आपको कहीं देखने को मिला था इस तरीके का दुरुपयोग? तो देखिए उस संदर्भ में मैंने कहा था, ये कहा जा रहा है कि सरकार पार्टी के साथी की बात, मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथी की बात सुन रहा था, और जब मैं सुन रहा था परसों का एक वीडियो आया है अखिलेश यादव का, एक पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल पूछा और उसका उन्होंने उत्तर जो दिया है आपकी भी नजर में होगा, तू तड़ाक की भाषा उन्होंने की उसके साथ। तुम कौन हो, तुम ऐसे सवाल क्या करते हो, तुम ये नहीं देखते, तुमको नहीं देखते। आप कह रहे हैं आज आप विपक्ष में हैं। अरे साहब, माननीय योगी जी वैक्सीन के बाद जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया था वो आप भूल गए क्या? एक हॉस्पिटल में एक एएनआई के पत्रकार से क्या भाषा का इस्तेमाल किया था भूल गए क्या आप? अरे सुन तो लीजिए। अरे कोविड के वैक्सीनेशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस भाषा का इस्तेमाल किया था? देखिए हर एक पार्टी के जो नेता है ना वो अपने गुस्से का अपने शब्दों में इस्तेमाल करते रहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की भाषा का आप भाषा की बात मत कीजिए, आप अपनी भाषा देखिए, हम अपनी भाषा देखिए। ठीक है आलोक जी कांग्रेस पार्टी से क्या आपको दिक्कत है? कहा यह जा रहा कि देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसको बंद करने का प्रयास, कोरोना को लेकर डराया जा रहा है। उधर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि देखिए चीन से तस्वीरें जो है वो जबरदस्ती उनको प्रमोट करवाया जा रहा है, ये साजिशन सरकार ऐसा कर रही है ताकि लोगों को डराया जा सके। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसको आप चिट्ठी लिखते हैं, आपकी पार्टी जो है चिट्ठी लिखती है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं उनमें तो कोई किसी तरह की चिट्ठी नहीं लिखी जाती है। नहीं है अभी सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन दी नहीं है, बगैर गाइडलाइन दिए कह रहे फॉलो कर लो। दिक्कत की बात तो ये पहले मान्यवर अपनी सरकार से पूछा तो गाइडलाइन जारी करी है, और खाली यही नहीं, एक बात और मैं कह दूंगा। अरे सुन लीजिए साहब, अरे सरकार मुझे तो सुन लीजिए, मेरा तो सवाल सुन लीजिए सरकार, हाथ जोड़ के विनती सुन लीजिए, मुझे पता है नाम। एक मिनट आलोक जी सुन लेते हैं। आलोक जी प्लीज, आसिफ जी बोलिए। मान्यवर जी, आप कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब गाइडलाइन को फॉलो करो, जबकि आपने नई गाइडलाइन अभी जारी नहीं करी है। नहीं तो पुरानी गाइडलाइन जारी की गई थी ना, उसी को फॉलो करने की बात हो रही है। जो गाइडलाइन बंद कर दी थी उसको कह रहे हैं क्या कांग्रेस जारी कर रहे हैं, हम करेंगे नहीं सर, कोरोना तो वही है ना, वेरिएंट चेंज हो गया है, लेकिन जी कि दूसरे को कहने से पहले इंसान को अपने अंदर वो चेंजिंग लानी चाहिए। मैंने अभी डिबेट की शुरुआत में कहा था कि उत्तर प्रदेश सही देश के कई मंत्री, कई अधिकारी विदेशों के दौरे पे थे, और उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री भी विदेशों के दौरे पे थे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लेते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी क्वारंटीन हुए क्या? ठीक है फकरुल जी, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर चले जाओ, चाहे वहां से इटली निकल जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहे चिट्ठी लिख रहे हैं, कहे डर रहे हैं?
दिक्कत तब आती है जब राहुल गांधी जी के जो कांग्रेसी साथी हैं उनकी छवि डेवलप करने के लिए देश भर से जो भीड़ जुटा रहे हैं, ट्रकों में ला रहे हैं, बसों में लेके आ रहे हैं, वहां पर है। हमने उनसे एक सुझाव दिया है, उनको महज एक सुझाव दिया है कि हालात बहुत खराब हैं। चाइना की जो तस्वीर आ रही है वो ठीक नहीं है, अमेरिका की जो तस्वीर आ रही है वो ठीक नहीं है, फ्रांस से जो तस्वीर आ रही है तो राहुल गांधी जी ने आपको सुझाव दिया था सरकार को दूसरे कोविड की लहर में प्रधानमंत्री जी ने मुश्किल दौर से बाहर निकला है। और जिस समय कोविड में उत्तर प्रदेश परेशान था, मुझे ना राहुल गांधी दिखाई पड़े उत्तर प्रदेश। झूठ बोल रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी है जिसके कार्यकर्ता सड़क पे काम कर रहे थे और हमने बसें दी, आपने बसें ली नहीं, बल्कि मुकदमा लिख के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बंद कर दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन थी कि आप अपने पड़ोसी को खाना नहीं खिला सकते हो, आपको नगर निगम को देना है और नगर निगम खाना सर्व करेगी। अरे आप ये बात कह रहे हो 500 बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर थी और आपने उसको अलाउ नहीं किया, लोग पैदल चलते रहे। आपने कहा नहीं कि उससे गाड़ी चलेंगे। आपकी सरकार तो वो सरकार है जिसके पास दो कार्यकर्ता है, एक का नाम है ईडी, एक का नाम है सीबीआई, और लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए उपयोग करते हैं। अब जवाब दिए कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे 500 बसें खड़ी थी तो आपने ठीक है आसिफ जी, आलोक जी, वक्त की कमी है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। चिल्ला रहे हो, ठीक है, शर्म नहीं आ रही है आपको? आलोक जी, आसिफ जी प्लीज। अरे आप जो लोग 700 किसान आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, और आप आसिफ कह जी। रहे थे कि ये जो है कौन जीवी है, ये आंदोलन जीवी है, बजाय माफी मांगने के आप ठीक है, कहते हैं आंदोलन जीवी है। आसिफ जी, वक्त की आपको कमी है, शर्म नहीं माफी के आती साथ मैं ऐसी बात आपको करते रोकना हुए? चाहूंगा। देखिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, 27 तारीख का इंतजार करना है, निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।